तो भाई आ गए तुम अपनी लाइफ की आखिरी क्लास की रिवीजन करने के लिए। क्लास 12 तुम्हारी जिंदगी की ये आखिरी स्कूल की क्लास होने जा रही है। वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं तुम्हारी फ्लेमिंगो की कंप्लीट रिवीजन कराने जा रहा हूं। एक वन शॉट रिवीजन होगी। क्या क्या आज मैं कवर करने वाला हूं, मैं तुम्हें बता देने वाला हूं। बहुत नॉस्टैल्जिक होने वाला है क्योंकि ये तुम्हारी लास्ट क्लास है, क्लास 12th। उसकी तुम रिवीजन करने आए हो। इसके बाद ये स्कूल नहीं रहेगा। क्या तुम्हें एहसास है इस बात का? इसके बाद तुम स्कूल की क्लास में नहीं बैठोगे। ये जो यूनिफॉर्म पहन के रोज जाते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगी। अब तो बस स्कूल लाइफ खत्म हो गई है दोस्त। चलो दोस्तों, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए एक 5 टाइम्स रिवीजन प्लान बनाया हुआ है। यानी मैं एग्जाम से पहले तुम्हारी कम से कम 5 रिवीजन करा दूंगा और एग्जाम में तुम्हारे 80 में से 80 नंबर लाने का हमारा टारगेट जो है उसे पूरा करके दिखाऊंगा। आज के रिवीजन में क्या खास है वो सुनते चले जाओ भाई। आज ना मैं तुम्हें सारे चैप्टर्स की कंप्लीट समरी, उनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो, और साथ ही साथ कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन मेनली बनता है वो भी कवर करवाता हुआ चलूंगा। तो एक वन शॉट रिवीजन ये ऐसी होने जा रही है कि एक रिवीजन 10 के बराबर काम करने वाली है। सो विदाउट एनी डिले आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं कि आज की रिवीजन क्लास में जितना भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वो सब तुम्हें याद रहेगा। बस एक छोटा सा काम करना है तुम्हें। हाथ में एक पेन और एक रजिस्टर लेके बैठना है और हर चैप्टर के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था वो बिना देखे लिखना है अपनी उस रिवीजन रजिस्टर के अंदर। वो कीवर्ड्स, वो लॉन्ग आंसर ऐसे शॉर्ट्स में ही लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स अपने खुद के बनाने हैं और उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर आप रिज्यूम करोगे ना। चलो शुरू करते हैं। कुछ कमी लग रही है क्या? तुमने क्या मुझे प्यार नहीं भेजा अपना? जल्दी से लाइक के बटन को दबा दो। आज चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आखिरी लेसन। जैसे ये तुम्हारी जो क्लासेस चलने वाली हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, तुम्हारी आखिरी क्लासेस तो हैं। इसके बाद ये क्लासेस नहीं होंगी, कॉलेज में चले जाओगे। इसी तरह की कहानी है द लास्ट लेसन की कहानी। इस लेसन को समझने के लिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो एग्जाम में तुम्हें लिखने हैं या तुमसे पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह से। वो क्या है वो देख लो पहले। वो क्या है जी? रिप्रोच का मतलब होता है किसी को ब्लेम करना। कोई किसी को रिप्रोच करता है, यहां कौन ब्लेम करेगा अभी देखेंगे। नेक्स्ट एक कॉमोशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा हंगामा। आयरन रूलर, लोहे की एक छड़ी होती थी जिससे टीचर पीटते हैं तो उसको बोलते हैं आयरन रूलर, ठीक है। क्रैंकी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रैंकी का मतलब होता है बहुत अजीब, स्ट्रेंज, उसको बोलते हैं क्रैंकी, ठीक है। बसल का मतलब बहुत ज्यादा शोर। और थंडर क्लैप बहुत ज्यादा हैरान हो जाना, चौंक जाना, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? थंडर क्लैप। और सोलेम का मतलब गंभीर या सीरियस। इतना याद रख लोगे? हाँ सर, याद रख लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आओ चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहानी है ये? ध्यान से सुनते जाओ। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फ्रेंच बॉय नेम्ड फ्रांस। ये किसकी कहानी है? फ्रांस नाम के एक, फ्रांस एक कंट्री है ना, फ्रांस, वहां की कहानी है। फ्रेंच बॉय है, फ्रांसीसी बच्चा है, फ्रेंच है। ही डिसलाइक्स स्टडीइंग फ्रेंच एंड हेट्स हिज टीचर एम हैमिल। दूसरा कौन है? एम हैमिल है। उसे ना अपने टीचर जो है एम हैमिल वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते उनको। वो क्रैंकी समझता है और उसको पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह ही तो है। आ जाते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है? ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग एज। भाई उसको ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ग्रेट ड्रेड है। ड्रेड इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है मेरा बच्चा? किताब में लिखे हुए वर्ड है ये। ड्रेड बुक का, टेक्स्ट बुक का वर्ड है। ड्रेड, ड्रेड ही लिखना है तुम्हें भी, ठीक है ना। स्केर्ड नहीं, ड्रेड लिखना है। ड्रेड मतलब क्या था बताते चले जाना। कमेंट्स में जो जो पूछूं बताते जाना। ड्रेड था उसको, किस बात का ड्रेड था? एज, क्योंकि। एज का इस्तेमाल कैसे किया? क्योंकि के लिए। क्योंकि he did not learn the lesson on participle। उसने पार्टिसिपल पे जो लेसन होता था, यानी पार्टिसिपल जो ग्रामर का एक पार्ट होता है ना, इंग्लिश के अंदर भी होता है, उसने वो लर्न नहीं किया था, इसलिए उसको डर लग रहा था, स्कूल जाने का मन नहीं था। When he reached his school, He found there was silence all around। जब वो स्कूल जाके देखते चारों तरफ साइलेंस होता है, लेकिन उस स्कूल जाने से पहले रास्ते में वो देखता है कि भाई पंछी उड़ रहे हैं, बहुत अच्छी मॉर्निंग है। वो बड़ा खुश हो रहा होता है, आसपास की चीजों से डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, लेकिन जबरदस्ती थी, स्कूल तो जाना ही था। रास्ते में एक चीज और होती है, वहां पे ना एक लोहार बैठा होता है, वो अखबार पढ़ रहा होता है। उसको कहता है बेटे इतनी जल्दी मत कर, आराम से पहुंच जाएगा तू, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ये सब उसके साथ होता है। जैसे ही वो स्कूल में एंटर करता है, व्हाट ही फाउंड, वो क्या देखता है? देयर वाज साइलेंस ऑल अराउंड। जबकि स्कूल में क्लास के अंदर तो बहुत हंगामा रहता है, शोर शराबा, लेकिन वहां साइलेंस था।
फिर क्या होता है, द स्टूडेंट सेट एट देयर डेस्क साइलेंटली, सारे स्टूडेंट्स सेट थे यानी बैठे थे, कहां पे, अपने डेस्क पे बड़े खामोशी से। एम हैमिल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस फॉर कमिंग लेट, और जो एम हैमिल, जिनको क्या समझता था जल्दी बताओ, क्रैंकी समझता था, बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनका आयरन रूलर था जिससे वो पिटाई करते थे, वो भी वहां पे उसको डांट नहीं रहे थे। और एक चीज और नोटिस करता है वो, कि जो क्लास होती है उसमें जो बैक बेंचेस होते हैं ना, पीछे के जो बेंचेस थे जो कि ज्यादातर एम्प्टी रहते थे, वहां पे विलेजर्स बैठे हुए हैं, पुराने जो पोस्टमैन थे, मेयर साहब थे, वो सब लोग विलेजर्स भी आए हुए थे। ऐसा क्यों हो रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहां तक सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी सर, आगे बढ़ जाते हैं हम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, हाँ जी, he was wearing his beautiful dress which he never wore except on inspection and prize days। और जो एम हैमिल थे ना, उसके टीचर का, इसका कौन से टीचर थे, जो क्रैंकी जिनको समझता था, जो कि फ्रेंच टीचर थे, 40 साल से वहां पढ़ा रहे थे, 40 ईयर से, वो क्या कपड़े पहने हुए थे, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि वो सिर्फ इंस्पेक्शन का दिन जब होता था और जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे होते थे तब पहनते थे। वो आज वो वाली ड्रेस पहने थे, यानी कुछ तो स्पेशल होने जा रहा था। विलेजर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लासेस, ये तो हमने देख लेते, क्लास के अंदर विलेजर्स भी थे। एवरीबॉडी लुक्ड वेरी सैड इन द क्लास, हर कोई क्लास में बड़ा शांत था, उदास था। अभी फ्रांस जो कि एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन एम हैमिल टोल्ड दैट द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। अब एम हैमिल बताते हैं कि एक ऑर्डर आया बर्लिन से। बर्लिन क्या है, जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, वहां पे हिटलर का राज था। तो इस उस जमाने की बात है जब जर्मनी ने फ्रांस को कैप्चर कर लिया था, वहां पे क्या कहते हैं उसको फतेह कर लिया था, जीत लिया था और वहां पे कब्जा कर लिया था अपने, उस जमाने की बात है। तो वो बताते हैं हैमिल साहब कि क्या बर्लिन से ऑर्डर आया है। क्या है वो ऑर्डर, इंपॉर्टेंट लाइन मेरा बच्चा ध्यान से देखो, क्या ऑर्डर आया है, दैट Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। अल्सास एंड लॉरेन फ्रांस के शहरों के नाम है। तो बर्लिन से ऑर्डर यह है कि अब अल्सास और लॉरेन में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये बैन लग चुका था फ्रांसीसी भाषा पे। फ्रांस गॉट शॉक टू हियर दिस न्यूज, फ्रांस एकदम हैरान हो गया है, क्या अब हम फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, उसको अचानक से ना सॉरी फील होने लगा, रिग्रेट करने लगा कि उसने अपने लेसन्स पहले क्यों नहीं पढ़े जब उसके पास मौका था। ही सडनली स्टार्ट्स लाइकिंग लर्निंग फ्रेंच, अचानक से उसको वो चीज अच्छी लगने लगी जिस चीज को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जिसकी उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं थी, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था। अचानक से ही स्टार्ट्स लाइकिंग दैट लैंग्वेज, उसको उसमें मजा आने लगा। दोस्तों ऐसा होता है हमारे साथ, जब तक कोई चीज हमारे पास होती है तब तक हम उसकी कद्र नहीं करते। जब वो हमसे दूर जाने लगती है तो हमारा मन करता है कि काश वो वापस आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमसे दूर कैसे जा सकती है, हम उसे दूर नहीं जाने देंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर क्या होता है, He develops liking for his teacher M. Hamill। बल्कि उसको वो जो क्रैंकी टीचर जिन्हें समझता था, स्ट्रिक्ट थे, आयरन रूलर रखते थे, उनको भी वो लाइक करने लगा, पसंद करने लगा। लाइकिंग फॉर हिज टीचर एम हैमिल। एम हैमिल ब्लेम्ड एवरीवन, ब्लेम की जगह हमने क्या वर्ड यूज करना था, अभी पढ़ाया था मैंने, जल्दी बताओ कौन कौन कमेंट में बताएगा, सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। ब्लेम करने के लिए एक और वर्ड बताया था, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। एम हैमिल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। एम हैमिल साहब जो थे, जो कि अपना लास्ट लेसन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों और दोस्तों, जितने भी लोग मौजूद हो, ये जो आज हमारे साथ हुआ है ना, हमने अपनी लैंग्वेज को नहीं याद किया, इसका मैं भी जिम्मेदार हूं और तुम भी जिम्मेदार हो। उन्होंने दोनों ही लोगों को जिम्मेदार ठहराया। क्या जिम्मेदार ठहराया? ही सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि जो फ्रांसीसी भाषा है ना, ये दुनिया की सबसे क्लियर, ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है। ऐसा कौन कह रहा है? एम हैमिल साहब कह रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो आज हम नहीं पढ़ पाए ना, अपनी लैंग्वेज को सीख नहीं पाए, उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं और आप सब भी बराबर के जिम्मेदार हैं। उन्होंने ब्लेम किया था। और ब्लेम के लिए बच्चा हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, कुछ ने नहीं दिया होगा, लेकिन वो भी अब याद रख लेंगे। क्या वर्ड था? रिप्रोच। क्या वर्ड था? रिप्रोच। हमने देखा था ना, ये रहा। मैं एक बार और आपको दिखा देना चाहता हूं। रिप्रोच वर्ड, एग्जाम में रिप्रोच आए तो समझोगे ना कि क्या कह रहा है, कि रिप्रोच करना यानी ब्लेम करने के बारे में बात हो रही है। तो ब्लेम भी यहां पे, रिप्रोच भी यहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए, सबको क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर है सर। फिर क्या होता है उसके बाद?
हाँ, he asked his people to protect their language. वो कहते हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना ही होगा, इसको प्रिजर्व करना ही होगा। क्यों करना है भाई, क्यों करना है? अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार लैंग्वेज इज द की टू द प्रिजन। इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको लिख के आनी ही आनी है कि जो प्रिजन, प्रिजन मतलब जो जेल, जो कैद है, उसकी जो चाबी है वो क्या होती है? एक लैंग्वेज, जो हमारी खुद की भाषा होती है। और हमें वन मस्ट प्रिजर्व देयर मदर टंग, और हर इंसान को अपनी मादरी भाषा, जो उसकी मातृभाषा है, उसकी रक्षा करनी ही चाहिए, उसको संजो के रखना ही चाहिए, अपनी हेरिटेज को संभाल के रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये लेसन कौन देता है? एम हैमिल साहब देते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके बाद वो ऐसे निहारने लगते हैं अपनी उस क्लास को जिसको वो आखिरी बार देख रहे थे। दीवारों को देखते हैं, खिड़की को देखते हैं, और देखते ही देखते हैं कुर्सी पे बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद एम हैमिल चेयर से उठते हैं और कुछ कहने की कोशिश करते हैं, आए आए, लेकिन चोक कर जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। फिर वो सीधे जाते हैं बोर्ड की तरफ और लिखते हैं वी वे लव फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे, फ्रांस की जय। फिर वो दीवार से ऐसे सर लगा के खड़े हो जाते हैं और इशारे से कह देते हैं कि जाओ, क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ। और इस तरह से आखिरी क्लास खत्म हो जाती है। क्या दिल को छू जाने वाली कहानी नहीं है दोस्तों? बिल्कुल ऐसा ही होता है। इतनी प्यारी कहानी जो आप सबके मन को छू जाए, ऐसी कहानी है ये। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनता है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं क्वेश्चन की जगह उन्हें पॉइंट्स कहना पसंद करूंगा, क्योंकि मैंने ना उन्हें पॉइंट्स में समराइज कर दिया। तुम्हें बस ये दो बातें याद रखनी है। ये लॉन्ग आंसर तो मैंने तुम्हें लिखवा ही दिया है मेरा बच्चा। ये लॉन्ग आंसर जो है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है? ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? दोनों पीडीएफ मिल जाएंगी। अब इसमें ये जो लॉन्ग आंसर मैंने बनाया है, ये बहुत आसान है, बहुत छोटा है, ताकि आपको लंबी लंबी समरी रटनी ना पड़े, ठीक है? ये इतना काफी है कि तुम्हें किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम उसका आंसर कर सकते हो और तुम्हारा प्रीबोर्ड शानदार जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके अलावा जिस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है वो क्या है? जिस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो एग्जाम के लिए तुम्हारे बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक पॉइंट ये कि जब एम हैमिल रिप्रोच करते हैं, ब्लेम करते हैं गांव वालों को और खुद को, तो किस क्या क्या ब्लेम करते हैं वो सुन लो जरा। वो कहते हैं ना कि भाई हम अपनी भाषा नहीं सीख पाए, उसके लिए आप और मैं दोनों जिम्मेदार हैं। तो कैसे जिम्मेदार हैं, इसका एक डीप सा पॉइंट है, वो देख लो। कैसे जिम्मेदार है? एम हैमिल ने कहा योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ। इंपॉर्टेंट वर्ड सुनो, ये बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड, कि जो आपके पेरेंट्स थे ना वो एंशियस नहीं थे, यानी वो उस चीज के लिए सीरियस ही नहीं थे, उनको चिंता ही नहीं होती थी कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ब्लेम्स हिमसेल्फ, और अपने आप को कैसे जिम्मेदार ठहराते हैं? फॉर सेंडिंग स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स, क्योंकि वो कभी कभी क्या करते थे, अपने स्टूडेंट्स को कह देते थे जाके गार्डन में मेरे फूलों को पानी, प्लांट्स को पानी दो। इस तरह से बच्चों का टाइम वेस्ट करते थे। और क्या करते थे? गिविंग हॉलीडे फॉर फिशिंग, और जब वो खुद फिशिंग पे जाते थे उस दिन छुट्टी मार लेते थे और बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। तो उन्होंने अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराया और गांव वालों को भी और पेरेंट्स को भी जिम्मेदार ठहराया। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब जल्दी से तुम्हें क्या करना है, कमेंट में एक बार लिख दो, लिख के उतार दो अभी के अभी के वो 3 पॉइंट क्या थे जिस तरह से एम हैमिल ने खुद को और गांव वालों को रिप्रोच किया था। क्या क्या 3 पॉइंट थे? अभी अभी हमने देखा था, ठीक है? फिशिंग वाला पॉइंट था, प्लांटिंग वाला, वाटरिंग वाला पॉइंट था, और जो पेरेंट्स थे वो एंशियस नहीं थे, वो काम करने भेज देते थे अपने बच्चों को, कहीं कहीं कमाने भेज देते थे, ठीक है? ये था, बाल मजदूरी करवाते थे। दूसरा एक सवाल इसमें जो बनता है बच्चों, जो तुम्हें पता ही होना चाहिए, अरे क्या बढ़िया ग्राफ की फॉर्म में तुम्हारे लिए मैंने ऐसा निचोड़ के लाके दे दिया। वो क्या है भाई? एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्या कि मोस्ट लॉजिकल है, क्लियर है, और क्या है? मस्ट गार्डेड, हम इसको प्रिजर्व करना चाहिए। और तीसरा चौथा क्या है? की टू द प्रिजन, जो प्रिजन है, कैद की चाबी होती है हमारी मदर टंग। बस ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखने मेरा बच्चा। और उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जो मेरे बच्चे ना बना पाए। अभी वीडियो को पॉज करो, एक बार बिना देखे अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करो क्या किस चैप्टर में तुमने पढ़ा था, कौन से कीवर्ड्स थे, क्या की लाइंस थी, लॉन्ग आंसर कैसे